नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में, जैसा कि हम अक्सर करते हैं, रोज करते हैं, प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बात करेंगे देश की राजनीति के बारे में, देश के राजनीतिक हालात के बारे में, उभर रहे मुद्दों के बारे में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सब लोगों से यह अनुरोध करूंगा कि अगर अभी तक आपने नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और हमारे साथ नियमित रूप से जुड़े। अभय सर, नमस्कार। नमस्कार। भारतीय राजनीति में और राजनीति के बारे में विश्लेषण करने वाले लोगों में, चुनाव सर्वेक्षण करने वाले लोगों में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर काफी एक तरीके से आकर्षण बना हुआ है और ये बार-बार कहा जाता है और ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि वो देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। शायद वो हैं भी, लेकिन उसे हर मौके पर साबित करने की कोशिश की जाती है। तो आप इस पूरी प्रवृत्ति को कैसे देखते हैं? देश की राजनीति के संदर्भ में हम इसका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो नरेंद्र मोदी देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं। ये 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणामों से तय हो गया था और उसके बाद जितने भी सर्वेक्षण हुए हैं इसको लेकर, उसमें रेटिंग एजेंसियों ने दिखाया है कि मोदी जी की लोकप्रियता हमेशा 65% से ऊपर जाती रही है और वो 70% तक भी गई है। लेकिन एक ऐसा सर्वेक्षण था जिसको देख कर मेरे दिमाग में ये सवाल उठा कि ये लोकप्रियता का मसला कुछ और ही है। वो सर्वेक्षण सी वोटर संस्था ने किया था। यशवंत देशमुख उसको चलाते हैं और कभी-कभी उनकी संस्था बड़े ही ऐसे सर्वेक्षण करती है जिससे गहरी अंतर्दृष्टियां प्राप्त होती हैं। वो सर्वेक्षण ये था कि देश में कौन से मुख्यमंत्री बेहतर काम कर रहे हैं और कौन से मुख्यमंत्री बेहतर काम नहीं कर पा रहे हैं। और उस सर्वेक्षण में दिखाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो दरअसल पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें स्थान में कहीं है ही नहीं। वो बहुत पीछे उनका स्थान है और जो विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री हैं वो काफी आगे हैं। अरविंद केजरीवाल उसमें काफी आगे थे, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे उसके अंदर काफी आगे थे, नवीन पटनायक को बहुत अच्छे उसके अंदर नंबर मिले थे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को तो बाकायदा कई जगह घटिया किस्म के मुख्यमंत्री के तौर पर वो सर्वेक्षण सामने लाता है। इसी के साथ साथ हर राज्य में उसी सर्वेक्षण में मुख्यमंत्री की रेटिंग क्या है और प्रधानमंत्री की रेटिंग क्या है ये भी उसके अंदर दिखाया गया था। तब उसको देखकर ये लगा, उसको देखकर मेरे दिमाग में ये बात आई कि प्रधानमंत्री की रेटिंग भी अगर उनके मुख्यमंत्री की रेटिंग गिरी हुई है, यानी वहां की सरकार की रेटिंग गिरी हुई है, तो जनता से पूछा जाता है तो प्रधानमंत्री की रेटिंग भी मुख्यमंत्री से बेहतर निकलती है। ये सही बात है, लेकिन कोई बहुत अच्छी नहीं निकलती। प्रधानमंत्री की रेटिंग ऐसी नहीं निकलती जैसी कि राष्ट्रीय स्तर पर एक उनकी रेटिंग बताई जाती है। तब से मेरे दिमाग में लगातार ये सवाल आता रहा है कि प्रधानमंत्री लोकप्रिय तो हैं, लेकिन ये रेटिंग एजेंसी कोई क्यों नहीं बताती, या टीवी पे उस रेटिंग एजेंसी से ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता, इस लोकप्रियता का ब्रेकअप क्या है? क्या प्रधानमंत्री उसी तरीके से लोकप्रिय है जैसे किसी जमाने में महात्मा गांधी इस देश में लोकप्रिय थे, देश के हर कोने में? क्या प्रधानमंत्री उसी तरीके से लोकप्रिय हैं जैसे कि प्रधानमंत्री बनने के बाद जवाहरलाल नेहरू उस देश में लोकप्रिय थे? क्या प्रधानमंत्री उसी तरीके से लोकप्रिय हैं जैसे कभी इंदिरा गांधी लोकप्रिय थी? अच्छा, अब सवाल ये है कि उन दोनों रेटिंग एजेंसी वाला धंधा तो होता नहीं था, तो हम लोगों को पता नहीं है कि महात्मा गांधी कितने लोकप्रिय थे, यानी महात्मा गांधी कश्मीर में कितने लोकप्रिय थे और कन्याकुमारी में कितने लोकप्रिय थे, या मिजोरम में कितने लोकप्रिय थे, या उत्तर प्रदेश में कितने लोकप्रिय थे, ये तो हम लोगों को नहीं पता है। इसी तरह नेहरू के बारे में भी हम लोगों के पास कोई आंकड़ा नहीं है, इंदिरा गांधी के बारे में भी हम लोगों के पास कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन ज्यादातर आंकड़े जो हैं वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आंकड़े हैं। तो मेरा मन होता है कभी कभी रेटिंग एजेंसियों से ये पूछूं कि प्रधानमंत्री लोकप्रिय तो हैं और इसमें मुझे कोई शक भी नहीं है कि लोकप्रिय नहीं है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री केरल में उतने ही लोकप्रिय हैं जितने लोकप्रिय उत्तर प्रदेश में है? केरल में उनकी लोकप्रियता का आंकड़ा क्या है? तमिलनाडु में उनकी लोकप्रियता का आंकड़ा क्या है? तेलंगाना में उनकी लोकप्रियता का आंकड़ा क्या है? पौंडीचेरी में उनकी लोकप्रियता का आंकड़ा क्या है? अब आप आंध्र प्रदेश में उनकी लोकप्रियता का आंकड़ा क्या है? अब आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आप सारे दक्षिण भारतीय प्रांतों का नाम क्यों ले रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई ज्यादा बड़ा आधार नहीं है, जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत नहीं है? तब फिर हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का संबंध भारतीय जनता पार्टी के जनाधार से है? क्या प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का संबंध
भारतीय जनता पार्टी ने जहां राजनीतिक काम करके मुद्दतों से अपनी जगह बना ली है, उससे जुड़ा हुआ है, सीधा संबंध उससे है। फिर इसके साथ अगर दक्षिण के प्रांतों पर इतनी आपत्ति है, तो चलिए एक उत्तर भारत के प्रांत की ओर देखते हैं। धुर उत्तर का प्रांत है पंजाब। पंजाब में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता क्या है, इसका पता लगाया जाए। तो ये सारे सवाल दिमाग में आते हैं। अच्छा, ये केवल प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को कम करके दिखाने या उनकी लोकप्रियता को संदिग्ध करने वाला मसला नहीं है। इससे हमारे सामने भारत की राजनीति को समझने का एक नया परिप्रेक्ष्य आएगा। मसलन किसी एक राज्य में जहां प्रधानमंत्री लोकप्रिय हैं, दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट फिर भी नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है कि पंजाब में अगर सर्वेक्षण किया जाए तो पंजाब में काफी लोग प्रधानमंत्री को कहें कि भाई देश का नेतृत्व जो है ना, वो उनके हाथ में रहना चाहिए। मान लीजिए लोग ऐसा कह सकते हैं, 60%, 55% लोग ऐसा कह सकते हैं, लेकिन उनकी पार्टी वहां चुनाव नहीं जीतती। जब तक वो अकाली दल से कोई गठजोड़ ना कर ले, उनकी पार्टी मुश्किल से एक आध सीट कोई जीतने की स्थिति में रहती है। इसी तरीके से दक्षिण भारत में भी मैं नहीं कह रहा हूं प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का आंकड़ा 0 निकलेगा, मैं ये नहीं मानता हूं। हालांकि उनकी पार्टी की हैसियत केरल में 0 है, और ये बात मेरे दिमाग में पिछले हफ्ते भी आई। पिछले हफ्ते जब मैं केरल में था और केरल में सड़क पे कई लंबी लंबी यात्राएं कर रहा था, कम से कम मैं 5-6 जगह गया, तो मैंने पाया कि प्रधानमंत्री का एक भी चित्र उन जगहों पर नहीं मिला मुझे। यानी केरल में सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने के बाद मैंने पाया कि एक चित्र प्रधानमंत्री का नहीं मिला। केवल तिरुवनंतपुरम में, जो केरल की राजधानी है और वहां का बहुत बड़ा शहर है, वहां भारतीय जनता पार्टी के कुछ पोस्टर मैंने देखे जो खंभों पे लगे हुए थे, और उनमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का चित्र था, उसमें भी प्रधानमंत्री का चित्र नहीं था। तो मैं इस बात को इस तरह रखना चाहता, उनके समर्थक प्रधानमंत्री को देश का नेता तो बताते ही हैं, वो उनको विश्व का नेता भी बताते हैं। खैर चलिए, वो तो खैर उनके बताने की बात रही। देश का इतना बड़ा नेता है जिसके नाम पे 2 चुनाव जीते गए हैं, उन चुनाव में उसने मतदाताओं से कहा है कि आप कमल पर निशान लगाइए, आपका वोट सीधे मुझे मिलेगा। देखिए, ऐसी बात किसी भी नेता ने आज तक अपने मतदाताओं से नहीं कही कि आप हमारी पार्टी के निशान पे जब बटन दबाएंगे तो आपका वोट सीधे मुझे प्राप्त होगा। यानी अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के निशान सबसे ऊपर वो अपने आप को स्थापित करता है। ऐसी स्थिति, और पार्टी के जो विचारधारात्मक पितामह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनकी बात तो उनका मन होता है तो मानते हैं, नहीं मन होता तो नहीं मानते हैं बात उनकी। इस बात पे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और एक बार फिर कभी नई परख पे अगर आप इसकी चर्चा करवाएंगे तो इस पे और विस्तार से चर्चा की जा सकती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में इनके संबंध कैसे और क्या है, उनका इतिहास क्या है। तो मैं इस बात को केवल इसलिए कहना चाहता हूं कि देश में एक गंभीर सर्वेक्षण होना चाहिए जो हर प्रांत में अलग अलग प्रधानमंत्री की और अन्य नेताओं की लोकप्रियता का एक तखमीना हम लोगों के सामने पेश करे। फिर ये हम लोग उसके आधार पर विश्लेषण करें कि जहां ये लोकप्रिय नहीं है वहां पर इनको कितने वोट मिलते हैं, जहां कम लोकप्रिय हैं वहां कितने वोट मिलते हैं, जहां बहुत लोकप्रिय हैं वहां उनकी लोकप्रियता से उनको मिलने वाले वोटों का क्या संबंध है। तो मतलब ये पूरा मसला है क्या, इस मसले को आंकड़ों एक कुछ अस्पष्ट किस्म के और एक व्यक्तित्व के इर्द गिर्द एक पूरा राजनीतिक मिथक बनाने के बजाय हम लोगों को चाहिए कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का सही ब्रेकअप हम प्रदान करें। असल में वो जब ब्रेकअप प्रदान होगा तब समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री की आवाज दक्षिण भारत क्यों नहीं सुनता। जब ब्रेकअप हम प्रदान करेंगे तब ये समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री की आवाज जो है वो पंजाब क्यों नहीं सुनता। मैं तो ये तक कहने के लिए तैयार हूं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का जो तूमार बांधा जाता है उसको समुदायों के संदर्भ में भी उसका ब्रेकअप पेश किया जाना चाहिए कि कौन सा समुदाय है जो उनको अपना नेता मानता है और देश का कौन सा समुदाय है जो उनको अपना नेता नहीं मानता। देखिए, हम लोगों की चुनाव प्रणाली क्या है, ये फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम है। इसमें अगर किसी को 49 वोट मिले हैं तो वो चुनाव हार जाता है, क्योंकि जिसको 51 वोट मिले हैं, जिसको 50 वोट मिले हैं वो चुनाव, जिसको 51 वोट मिले हैं वो चुनाव जीत जाता है, इसको 2 वोट ज्यादा मिले हैं वो चुनाव जीत जाता है। ऐसे में वो लोग जो 49 वाली कैटेगरी में आते हैं
उन लोगों के वोट और उन लोगों की राजनीतिक राय के बारे में हमें पता ही नहीं चलता। तो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की जांच करने के जरिए हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वो समुदाय कौन से हैं जो कि प्रधानमंत्री को वोट नहीं देते। मेरी ये पुरानी थीसिस है कि भारत समुदायों का लोकतंत्र है, जातियों का लोकतंत्र नहीं है। मसलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों का एक बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री को पसंद करता है, उनकी पार्टी को पसंद करता है। हरियाणा के जाटों में शायद ही कोई प्रधानमंत्री उनकी पार्टी को पसंद करता हो, कम से कम आज की तारीख में यही स्थिति है। राजस्थान के जाटों में भी प्रधानमंत्री को पसंद करने वाले लोग हैं, लेकिन उसमें नापसंद करने वाले लोग भी हैं। पंजाब के जो सिख जाट किसान हैं वो प्रधानमंत्री को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब एक ही जाट समुदाय चार तरीके से राजनीतिक गतिविधियां करता है। तो इन सब बातों के ऊपर अगर वास्तव में हम लोग राजनीति के अच्छे समीक्षक बनना चाहते हैं, अगर हम राजनीतिक यथार्थ को स्पर्श करना चाहते हैं, उसकी समझ विकसित करना चाहते हैं, तो हमें इस दृष्टि से कुछ सोचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम व्यक्तिगत ईमानदारी पे संदेह ना भी करें, तो क्या ऐसा लगता है कि इस तरीके के जो आंकड़े आते हैं जिसमें हमेशा ही, चाहे कोई भी मसला चल रहा हो, हमेशा प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा लोकप्रिय दिखाया जाता है, वो असल में एक तरीके से भाजपा मोह या प्रधानमंत्री मोह से भी ग्रस्त हैं, या उन्हें अपने आप पर संदेह है कि वो कहीं से प्रधानमंत्री को हराते हुए ना दिखाएं? मैं इसका एक ये छोटा सा सभी बातें उदाहरण हो सकती हैं। कमल, जो आप कह रहे हैं, इन बातों के कुछ पहलू इन बातों के हो सकते हैं। असली बात क्या है इसमें, मुझे लगता है अगर इसको और व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, नरेंद्र मोदी की शख्सियत के इर्द गिर्द एक राष्ट्रीय सहमति पिछले दिनों बनी है और उसको मीडिया टेक्नोलॉजीज के जरिए, प्रचार की प्रौद्योगिकी के जरिए राष्ट्रीय सहमति को गढ़ा गया है। वो एक कंसेंसस जो है ना, नोम चोम्स्की की भाषा में अगर हम कहें तो एक कंसेंसस जो है मैन्युफैक्चर किया गया है प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द। तो और वो कंसेंसस कहीं से टूटना नहीं चाहिए। उस कंसेंसस में कहीं कोई मतलब जरब नहीं आनी चाहिए, कोई चोट नहीं लगनी चाहिए उस कंसेंसस को। इसलिए जब भी ऐसा कोई आंकड़ा आता है जहां पर लगता है कि उस कंसेंसस के ऊपर उंगली तो नहीं उठ रही है, तो फौरन उस बात को इस तरीके से पेश किया जाता है। इसमें ये पहलू जोड़ना चाहूंगा कि पिछले दिनों मैं एक वरिष्ठ पत्रकार को सुन रहा था, उनका नाम लेना ठीक नहीं होगा, तो उन्होंने उस कार्यक्रम में सीधे तौर पर ये कहा कि मैं छत्तीसगढ़ गई और वहां पर जब मैंने युवाओं से बात किया तो उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस को वोट देंगे विधानसभा चुनाव में, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो किसी ने मुझसे नहीं कहा कि वो मोदी को वोट नहीं देंगे। तो इस हिसाब से तो नरेंद्र मोदी को 80% वोट मिलने चाहिए या 100% मिलने चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि क्या कई लोग जो जाकर फील्ड में स्टडी करते हैं वो भी एक आकर्षण से बंधे हुए हैं, या उनके अंदर एक ऐसी समझ है कि नहीं मोदी तो हार नहीं सकते हैं, आखिर कोई तो होगा जो कहेगा कि मैं मोदी को वोट नहीं दूंगा। ये इस तरह के देखिए, ये तो एक हकीकत है कि मोदी जी दक्षिण भारत में चुनाव नहीं जीतते हैं, कर्नाटक को अगर छोड़ दिया जाए, ये तो एक तथ्य है। अच्छा, इस बात को कहने में जब भी ये बात आती है तब कही जाती है कि दक्षिण भारत में भाजपा का काम ऐतिहासिक रूप से कमजोर है, इसलिए नरेंद्र मोदी वहां चुनाव नहीं जीतते। अब फिर उसके बाद मोदी जी की जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता होती है वो कहां चली जाती है? पंजाब में तो लंबे अरसे तक भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के साथ सत्ता में रही है, गठजोड़ बनाकर, लेकिन वहां पर पिछले 10 साल से मोदी जी की कोई लोकप्रियता ने अंकुर भी नहीं फूटा है वहां मोदी जी की लोकप्रियता का। तो ये जो लोकप्रियता वाला मसला है, इसीलिए मैं कहता हूं ये लोकप्रियता वाला मसला जिस तरह पेश किया जाता है वो संदिग्ध है। कुछ ऐसे प्रांत हैं जहां मोदी जी वास्तविक बहुत ज्यादा लोकप्रिय, इसमें कोई शक की बात नहीं, और वो प्रांत बड़ी जनसंख्या वाले प्रांत हैं, वहां सीटें बहुत बहुत ज्यादा हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उन प्रांतों में अगर जरा सी राजनीतिक परिस्थिति पलटे मतलब, तो उसकी लोकप्रियता का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये अब जैसे विधानसभाओं के लिए सर्वेक्षण हो रहा है, विधानसभा के सर्वेक्षण में जहां भाजपा बिल्कुल पिट रही है, सर्वेक्षण में बिल्कुल भाजपा पीछे दिखाई जा रही है, वहां फौरन एक सवाल पूछा जाता है, लेकिन लोकसभा में आप किसको वोट देंगे? लोकसभा चुनाव अभी बहुत दूर है, 6 महीने दूर है। अरे भाई, आज आप उनसे पूछ रहे हैं जबकि लोकसभा चुनाव का कोई उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है, कोई बात नहीं हुई है, लोकसभा चुनाव 6 महीने दूर है, तब आप पूछ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में आप किसको वोट देंगे? जाहिर है कि आप 3-4 महीने बाद फिर पूछेंगे उनसे, 5 महीने बाद फिर पूछेंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, राज्य का चुनाव तो लोकसभा चुनाव के आधार पर होता नहीं है,
उसमें बहुत सारी बातें हैं। इस चक्कर में होता क्या है, देखिए, प्रधानमंत्री हर जगह जाते हैं और कहते हैं कि हमें डबल इंजन की सरकार बनानी चाहिए। इसके बावजूद भी भाजपा कई जगह चुनाव हार जाती है। तो इसका ये मतलब क्यों नहीं निकलता कि भाई सरकार, वहां के लोग डबल इंजन की सरकार नहीं चाहते? वहां के लोग चाहते हैं कि हमारे राज्य की सरकार हो, वो सिंगल इंजन की, हमें वो सरकार चाहिए। तो इस प्रकार के मीडिया में मतलब निकालने से परहेज किया जाता है। ऐसा कोई मतलब निकालने से परहेज किया जाता है जिससे नरेंद्र मोदी की जो मिथक बन गया है लोकप्रियता का, उस मिथक को जरा सी भी ठेस लगे। इससे अलग एक अन्य महत्वपूर्ण मसले पर मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया। आज वो नहीं गए और उन्होंने कहा कि राजनीति से प्रेरित आरोप है। लेकिन अगर ईडी इस मामले को आगे बढ़ाती है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, तो उससे भारतीय राजनीति पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है? और क्या ऐसा हो सकता है कि सच में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएं? देखिए, इसमें मेरी पहली राय तो यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जो ईडी को पत्र लिखा है, वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक और रणनीतिक दस्तावेज है। ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी, उससे आम आदमी पार्टी पे क्या असर पड़ेगा और राष्ट्रीय राजनीति में क्या असर पड़ेगा, इन प्रश्नों पर भी विचार किया जाना चाहिए। आपकी बात सही है, लेकिन आप उस पत्र को देखिए। उस पत्र में एक नई बात है, और वो नई बात यह है, वो ये पत्र कहता है कि जब हमें बुलाने हमें नोटिस भेजा गया, उसके बाद में उस नोटिस को लीक किया गया और उसमें मनोज तिवारी भाजपा के सांसद के नाम का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि उनको कैसे पता लग गई ये बात। इसका मतलब है कि ईडी और भारतीय जनता पार्टी आपस में मिली हुई है। इससे पहले मुझे याद है आज तक के ऊपर वहां शायद अंजना ओम कश्यप उस कार्यक्रम को कर रही थी, वहां पर भी वो सब मनीष सिसोदिया वाला मसला था। तो वहां पे जब जब मनोज तिवारी कहने लगे कि उनके ऊपर ये आरोप है, ये आरोप है, उनकी ये है, वो है, तो अंजना ओम कश्यप ने आश्चर्य से कहा कि आप तो ऐसी बातें कह रहे हैं जिनके बारे में मुझे भी नहीं पता है। तो अब कहा जाता है कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन यहां तो कानून के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही है अपना। अगर ईडी ने किसी को पूछताछ के लिए बुलाया है, तो पहली बात, केवल इस आधार पर किसी को अपराधी आप घोषित नहीं कर सकते। केवल इस आधार पर आप किसी के इस्तीफे की मांग नहीं कर सकते, करना नहीं चाहिए आपको। आप जन आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आप सड़क पर निकल निकल के भाषण क्यों दे रहे हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कानून को अपना काम करने दीजिए ना। आप क्यों ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिससे कि जो राजनीतिक एजेंसियां हैं वो उस माहौल से प्रभावित हों या अपनी निष्पक्षता खो दें? मैं बिल्कुल इस पक्ष में हूं कि राजनीतिक भ्रष्टाचार अगर किसी ने किया है तो उसके साथ पूरी तरह कानूनी रूप से निपटा जाना चाहिए। उसको कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए, वो कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन ये जो तरीका है कि आप पहले उसका मीडिया ट्रायल और राजनीतिक ट्रायल शुरू कर दें, तो अरविंद केजरीवाल ने इस जगह अपनी उंगली रखी है। और उसके बाद उन्होंने कहा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से आप अपना वापस लीजिए, मैं जा रहा हूं। और उसके बाद वो चुनावी दौरे पे चले गए। अब उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से अभी तक कोई बात नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर कर दी। तो प्रश्न इस बात का है कि आप ये जो कर रहे हैं, जब ईडी ने उस मामले का संज्ञान ले लिया है, उसकी सीबीआई और ईडी दोनों जांच कर रहे हैं, उसमें लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, तो उनको अपना काम करने दीजिए। आप उस आधार पे दिन प्रतिदिन राजनीति क्यों कर रहे हैं आप? ये इससे क्या होता है? इससे भ्रष्टाचार का मुद्दा, राजनीतिक भ्रष्टाचार के मुद्दे का राजनीतिकरण हो जाता है और उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है, और वो लोकतंत्र के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है। इसमें हम आगे देखेंगे कि और किस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है। लेकिन आज के दिन में जो एक अलग मसला चल रहा है वो राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टीज को बॉन्ड मिलते हैं उसके बारे में है। तो सरकार ने बहुत ही एक रोचक तर्क दिया कि अगर हम ये जानकारी देंगे कि किसने पार्टी को पैसा दिया है, तो पार्टी को पैसा देने वाले व्यक्ति की निजता का हनन होगा। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है इलेक्टोरल बॉन्ड की, वो असल में सत्ताधारी पार्टी को ज़्यादा
फायदा देती रही है और इस पर रोक लगाने की जरूरत है। आपकी इसके देखिए, बारे में क्या मेरा राय तो है? उसमें मानना ये है कि ये दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा प्रपंच जो रचा गया है, वो सत्ताधारी पार्टी के को फायदा पहुंचाने के लिए ही रचा गया है। इसको जिस तरीके से रचा गया है, उसमें सत्ताधारी पार्टी को ही फायदा पहुंचेगा। ये आपको ध्यान होगा, जब 2014 में भाजपा ने चुनाव जीता, तो हम सब लोगों ने और दूसरे तमाम लोगों ने ये कहना शुरू किया कि भाजपा ने 10,000 करोड़ रुपए इस चुनाव में खर्च किए। ये एक बहुत बड़ी रकम थी 2014 के में, जब बात 10,000 करोड़ की बात की जाती थी तो लगता था बहुत बड़े पैमाने पर भाजपा ने पैसा खर्च किया है। सवाल ये है कि अगर भाजपा ने 10,000 करोड़ नहीं, मतलब 8,000 करोड़ खर्च किया होगा, 9,000 करोड़ खर्च किया होगा, जो भी खर्च किया हो भाजपा ने, तो वो उससे सवाल ही उठता था सार्वजनिक जीवन में कि ये पैसे भाजपा के पास कहां से आए, ये किसने दिए इतने पैसे, कहां से अचानक अभी तक जो पार्टी सत्ता में नहीं थी, पिछले 10 साल से जो पार्टी सत्ता से बाहर थी, उसने इतने बड़े पैमाने पर पैसे की जुगाड़ कैसे की। तो इन बातों का जवाब देने में हम सार्वजनिक जीवन में फंसे ना, इसके लिए भाजपा की सरकार ने एक नई तिकड़म की। उस तिकड़म का नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। इस तरह के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए जाएं जिससे हमें पैसा लेना होगा, वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा और हमको पैसा देगा, और उसको अपने नाम का वो भी नहीं करना होगा। भाजपा को तो पता ही होगा किसने दिए पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। उसको जो कुछ भी लाभ आप पहुंचाना होगा, समर्थन करना होगा, वो भाजपा की सरकार करेगी। इसमें कुछ दूसरी पार्टियों को ही मिल जाता है, लेकिन 90%, 95% पैसा भाजपा को मिलता है, बाकी 10% में सारे के सारी दूसरी पार्टियां आ जाती हैं। तो इस तरीके से पूरा ये प्रपंच बनाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में कई वर्षों में हमने देखा है कि जब वो सवाल वगैरह पूछता है तो सवाल बड़े विचारोत्तेजक लगता है कि लोकतंत्र की मदद करने वाला है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जब फैसला आता है तब वो उतना विचारोत्तेजक नहीं लगता, तब लगता नहीं लोकतंत्र की मदद हुई है। देखिए आगे क्या होता है। इसमें मेरे मन में एक और बात आती है, जैसे कि ये जो दिल्ली के शराब नीति वाला पूरा केस चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो एक ओरल ऑब्जर्वेशन आता है, उसको कई बार मुख्य खबर बना दिया जाता है और उसके आधार पर चीजों को पॉलिटिकल पॉइंट बनाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ मनी ट्रेल है, तो उसको एक बड़ी खबर बना दिया गया। तो ये भी एक अलग तरह की राजनीति है। अब इसमें ये बात असल में पाले के दोनों तरफ होती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपके केस में कोई दम नहीं है, ये 2 मिनट में इस केस को हम लोग कूड़ेदान में फेंक देंगे, तो इस बात को दूसरे पक्ष ने बड़ा चढ़ा के पेश किया और इस उम्मीद में पेश किया कि इसका मतलब है कि मनीष जी को जमानत मिलने वाली है। या कहा कि आप मनीष जी को कोई आरोप नहीं साबित कर पाए हैं, आपने एक भी आरोप नहीं साबित किया है, आपने कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, केवल एक व्यक्ति के बयान के ऊपर तो आप जो वायदा माफ गवाह है, आप सारा केस नहीं खड़ा कर सकते। तो इन सब बातों के ऊपर एडिटोरियल अखबार में संपादकीय तक लिख दिया गया, एक गंभीर अखबार में, अंग्रेजी में अखबार में संपादकीय से लिख दिया गया। अब जब जमानत खारिज की गई और उसके अंदर जब ये लिखा गया है, इसमें टेंटेटिव शब्द का इस्तेमाल किया गया, इसका आपने अभी जिक्र किया है, तब फिर दूसरा पक्ष इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो बात कहता वगैरह है, और मैं नहीं समझता हूं कि उसका हमें बहुत गंभीरता से कोई संज्ञान लेना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट की अपनी शैली है, वो कर रहा है, कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जरिए देश के लोकतंत्र की क्वालिटी नहीं सुधारी जा सकती है, मेरा ये कहना है। एक आखिरी सवाल नीतीश कुमार के आज के बयान से जुड़ा हुआ है। आज पटना में सीपीआई की एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने थोड़ी निराशा जताई कि कांग्रेस ध्यान नहीं दे रही है, 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है, अब शायद इंडिया का उसके बाद ही कुछ होगा। तो उसको एक मुख्य खबर बनाकर काफी मीडिया देखिए, संस्थानों द्वारा उसमें चलाया जा रहा मैंने वो बयान सुना है टीवी पर, उसमें कुछ तो तथ्यात्मक सच्चाई है कि कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही है, लेकिन साथ साथ में नीतीश जी का लहजा कुछ थोड़ा कटाक्ष से भरा हुआ भी था। उन्होंने शुरू में ये भी कहा कि हम तो कांग्रेस की मदद कर रहे थे, हम लोग तो सब, लेकिन अब कांग्रेस ऐसा कर रही है, तो ठीक है। लेकिन उसमें ये एक हकीकत है कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव काफी गंभीर दौर से गुजर रहे हैं, और उसमें किसी भी पार्टी को उसमें पूरी तरीके से ध्यान लगाना होगा, क्योंकि कांग्रेस अगर इन चुनावों को ठीक से जीतती है तो फिर वो जो कांग्रेस उस जीत से जो निकलेगी वो कुछ और कांग्रेस होगी, और अगर कांग्रेस इन चुनावों को ठीक से नहीं जीत पाती है तो कांग्रेस की जो दावेदारी है भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता का नेतृत्व करने की, उस दावेदारी को ठेस लगेगी। और जब ये चुनाव
ये 15 दिसंबर के बाद जब ये खत्म हो जाएंगे लोकसभा विधानसभा के चुनाव, तो फिर लोकसभा के चुनाव ही सामने रह जाएंगे, तब फिर विधानसभा के चुनाव की राजनीति लोकसभा चुनाव की राजनीति को गड़बड़ाएगी नहीं। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े मुद्दे पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।